हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से 3 न्यूमेरिकल लगाएंगे और आपके लिए फर्स्ट न्यूमेरिकल है ये। चलिए कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। जितना सटीक पोस्टमार्टम होगा उतनी जल्दी हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो कम टू द पोस्टमार्टम। चल, क्या दिया है इसमें, पढ़िए हमारे साथ, एक बार पूरा न्यूमेरिकल रीड करिए। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी एक्वस सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो सॉल्वेंट है वो पानी है। 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। 2% नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूट जो है वो इवेपोरेट नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी सॉल्यूट के लिए P01 0 होगा अगर जरूरत होगी तो। ठीक, एक्सर्ट से प्रेशर ऑफ 1.004 बार, यानी ये 004 बार क्या है, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, एक्वस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, एट द नॉर्मल बॉइलिंग यानी सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट पर है। और व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास हमें निकालना है। तो चलिए क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या आइडेंटिफाई किया कि एक्वस सॉल्यूशन है, यानी जो सॉल्यूशन है वो पानी में बना है, यानी जो सॉल्वेंट है वो पानी है। तो सॉल्वेंट का नाम पता चल गया, यानी मोलर मास सॉल्वेंट का पता चल गया, यानी आपको क्या पता चल गया, M1 पता चल गया 18 ग्राम मोल इन मोल। और क्या, 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सॉल्यूशन 2% है, इसका मतलब उसमें सॉल्यूट 2 ग्राम और सॉल्यूशन पूरे का वजन 100 ग्राम है, इतना पता चल गया। सॉल्यूट 2 ग्राम है, यानी W2 इक्वल टू कितना हो गया, 2 ग्राम। ठीक है, एंड मास ऑफ सॉल्यूशन है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हम पता कर सकते हैं, W1 भी पता करते हैं। 100 माइनस 2 दैट इज 98 ग्राम। ये सॉल्यूट का मास भी और सॉल्वेंट का मास भी हमें पता चल गया। एक्सर्ट से प्रेशर, यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है, 1.004 बार, यानी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम काय में डिनोट करते हैं, P1। अगर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो सॉल्यूशन का प्रेशर P टोटल P1 के बराबर होता है। तो P1 का हो या P टोटल का हो, एक ही बात है। तो P1 या P टोटल जैसा जरूरत हो, ये P1 आपके पास आ गया कितना, 1.004 बार। ठीक, P टोटल P1 के बराबर हो गया। एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, ये क्या दिया है, व्हाट इज दिस, हाँ, और आगे चलिए। एट द नॉर्मल बॉइलिंग, और निकालना क्या है, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, हमें क्या निकालना है, सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है M2। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब देखिए W1 W2 P1 सब कुछ है और M2 निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं। आपके दिमाग में तुरंत आ रहा होगा आइडिया कि इसमें प्राइम मिनिस्टर वाले फॉर्मूले से निकाल सकते थे, लेकिन P01 नहीं दे रहे हैं, क्योंकि P1 दिया है, W1 W2 दिया है, M1 दिया है, P01 तो दिया ही नहीं है। तो हम प्राइम मिनिस्टर वाला फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं, इसमें नहीं लगा सकते। बिल्कुल लगा सकते हो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आपने पढ़ा ही नहीं है ध्यान से। अगर पढ़ा होता तो आपको एक वैल्यू और दिख रही होती। कौन सी वैल्यू दिख रही है, ये देखिए तो, एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, यानी जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट के नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे है। सॉल्वेंट का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जो भी होता है, यानी पानी का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कब होता है, कितने प्रेशर पे होता है, सॉल्वेंट के नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर है, यानी पानी के नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट वाले प्रेशर पर है ना। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर जो भी प्रेशर होगा वही तो होगा ना पानी का प्रेशर, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट के नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर बता रहा है। उन्होंने डायरेक्ट आपको ये नहीं कहा है कि P01 ये है। ये क्वेश्चन तो सब कोई कर लेगा कि P01 दे दिया, कोई भी क्वेश्चन कर लेगा। ये क्वेश्चन किसके लिए है, ये हॉट टाइप का क्वेश्चन है, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है ये। इसमें थोड़ा सा आपको इस लाइन में दिमाग लगा करके सोचना पड़ेगा। अगर आपने इस लाइन में नहीं सोचा तो आपको सारी वैल्यूज पता नहीं चलेंगी और आप यहीं पर आके गाड़ी अटक जाएगी, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। देखो P01 के बिना, क्योंकि आपने अगर दिमाग भी दौड़ाया होगा तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, मतलब आपका दिमाग कहाँ तक दौड़ा होगा, वहां तक दौड़ा होगा कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना है,
सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट यानी 373.15 पानी का बॉइलिंग पॉइंट पे गया होगा दिमाग, जबकि आपको चाहिए था P01। तुरंत दिमाग में कनेक्शन होना चाहिए था कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट पर जो भी प्रेशर है वो कितना है। सॉल्वेंट यानी पानी जब उबलता है कितने प्रेशर पर उबलता है, 1 atm प्रेशर पे उबलता है या क्योंकि यहाँ बार में दिया गया है तो फिर आपको वो प्रेशर भी बार में लेना पड़ेगा। तो 1013 बार मैंने आपको बताया था ना जब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाया था कि सॉल्वेंट यानी पानी किस प्रेशर पर उबलना चालू करता है। 1013 बार या 1 atm प्रेशर। तो सॉल्वेंट का यानी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना हो गया, P01 दिया है, इनडायरेक्टली दिया है। आप अगर इतना दिमाग लगा पाएंगे तभी उसको निकाल पाएंगे। तो P01 इस कितना दिया है, 1 atm होता है और बार में आपको लेना है तो 1013 बार और 1 atm बराबर, तो 1013 बार P01 अब आप निकाल सकते बिल्कुल। अब आप फ्रीली होकर के प्राइम मिनिस्टर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या है प्राइम मिनिस्टर वाला फॉर्मूला, P01 माइनस P1 अपॉन P01। मैंने आपको लिखने के लिए टेक्निक बताई है, हमेशा प्राइम मिनिस्टर सेम पार्टी का होता है तो P1 इधर है तो M1 इधर आना चाहिए, M1 अपॉन W1 इंटू इसका उल्टा यानी W2 अपॉन M2। हमेशा फॉर्मूला ऐसे गाना गा गा करके लिखोगे तो पक्का वाला याद होगा, नहीं तो यहाँ से क्या करोगे, M1 को नीचे लिखाओगे, M2 को ऊपर लिखाओगे तो पूरा चौपट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर M2 निकालना है तो M2 को हम एक तरफ ले जाएं, बाकी सारी वैल्यूज को एक तरफ ले आते हैं। तो M2 इक्वल टू क्या हो गया, W2 अपॉन P01 माइनस P1 इंटू M1 अपॉन W1 अपनी जगह है और इंटू P01 ये वाला आ गया। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए, M2 आप इधर ले गए, W2 के नीचे ये P01 P1 आ गया, ये P01 उठा करके वहाँ रख देना है। तो W2 अपॉन P01 माइनस P1 इंटू M1 W1 ये आ गया और ये P01 यहाँ पहुँच गया P01। अब आप क्या करेंगे, इन सब की वैल्यूज रख देंगे। तो इन सब की वैल्यूज रख दीजिए। W2 की वैल्यू कितनी दी गई है 2, P01 कितना है, P01 1.013 माइनस P1 कितना है, P1 है आपका 1.004। इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए जिससे गड़बड़ी ना हो। देन M1 कितना है, M1 है आपका 18, वो ऊपर लिखा है ना M1। देन W1 कितना है, W1 है आपका 98 इंटू P01 1.013 बार, ये आ गया। ठीक, अब आप क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा दीजिए तो ये आ गया 2 अपॉन 0.009 इंटू 18 अपॉन 98 इंटू 1.0013 बार। अब इसको जब आप टोटल इसको सबको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 41.346 ग्राम मोल इनवर्स, या हम कह सकते हैं 41.35 ग्राम मोल इनवर्स। तो दिस इज योर आंसर। तो देखा बच्चों, अगर हमने पोस्टमार्टम सही किया है तो हमारा सवाल बहुत जल्दी आ जाता है, नहीं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए। तो बच्चों हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन है, ये इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या है। ठीक, क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 kPa एट 300 Kelvin, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट। वाटर का वेपर प्रेशर इतना दिया गया है और इसमें वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन का हमें कैलकुलेट करना है, इतनी चीज़ें दी गई। ठीक है, तो सबसे पहले अब स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, क्या क्या दिया है, एक पोस्टमार्टम है। तो चलिए करते हैं। गिवन द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 kPa। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर का मतलब क्या हुआ, अब वाटर में सॉल्यूट को घोला गया, यहाँ लिखा है यानी पानी सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दिया है। ये वेपर प्रेशर ऑफ वाटर मतलब सॉल्वेंट का यानी प्योर सॉल्वेंट यानी P01 है ना। तो गिवन P01 कितना है 12.3 kPa एट 300 केल्विन। टी दिया है 300, ज़रूरत है यूज़ करना, नहीं ज़रूरत हो मत करना।
कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, यानी हमको क्या निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। ठीक, पानी दिया है तो पानी का नाम हमें पता है, तो M1 भी दिया है। M1 कितना दिया है, 18 ग्राम मोल इनवर्स। सॉल्यूट का नाम पता नहीं है क्योंकि सॉल्यूट लिखा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिखा है, यानी एक बात पक्की हो गई कि जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूट कभी भी वेपर्स में नहीं बदलेगा, सॉल्यूट वेपर्स में नहीं बदलेगा, इसलिए P टोटल या सॉल्यूशन का प्रेशर कितना होगा, इज इक्वल टू P1, यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर काहे के बराबर होगा, P1 के बराबर होगा, क्योंकि कंपोनेंट P2 का वेपर प्रेशर 0 है। तो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमें निकालना है। तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम काय से डिनोट करेंगे, जब सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, P2 हो गया 0, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू P1, यानी हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है P1 कैलकुलेट करना है। M1 दिया है, P01 दिया है, T दिया है, M1 दिया है ना, और हमको निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ, कैसे निकलेगा, वैल्यूज बहुत कम नहीं दी गई है, ये 3 वैल्यूज दी गई हैं और इनसे हमको निकालना है P1। कैसे निकालेंगे, अगर प्राइम मिनिस्टर वाला कोई भी फॉर्मूला लगाएं, अगर हम लगाते हैं P01 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल टू X2, ठीक है, या W21 भी चाहिए तो P01 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, यानी W2 W1 M1 M2 ऐसा कुछ मिलना चाहिए हमको। अभी तो हम निकाल सकते हैं, इसके अलावा और कोई तो फॉर्मूला है नहीं, कुछ और भी है आपके दिमाग में तो वो भी ट्राई कर लो। तो बात आ गई क्या, देखो जरा ध्यान से, कुछ चीज आपने छोड़ रखी है यहाँ, आपने ये लाइन नहीं पढ़ी होगी, कौन सी, 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन भी पढ़िए ध्यान से। 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, अगर आपने मोलैलिटी की डेफिनेशन ध्यान से पढ़ी है तो 1 मोलर सॉल्यूशन मीन्स N2 1 मोल एंड N1 कितना, मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि 1 मोल इज प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ पानी, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट या 1 किलोग्राम ऑफ पानी, यानी N1 कितना है, 1000 ग्राम अपॉन 18, दैट इज 55.5 मोल। तो देखो इतनी सारी वैल्यूज दी गई हैं, आपको दिखाई नहीं दे रही थी। तो अब आ जाएगा क्वेश्चन, अब कौन से फॉर्मूले से आ जाएगा, अब इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। तो चलिए लगा लीजिए, P01 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक, लगाइए, वैल्यू रखिए। तो P01 कितना है, 12.3 माइनस P1 निकालना है हमको, P01 अगेन 12.3, N2 कितना है 1 अपॉन N1 कितना है 1 अपॉन N2 कितना है सॉरी N1 है 55.5, N2 है 1, ठीक। तो ये हो गया 12.3 माइनस P1 इक्वल टू 12.3 को हम इधर ले जाएं तो 12.3 अपॉन 55 में एक और जोड़ दिया तो ये हो गया 56.5, ठीक। अब हम क्या करें, ये वाला ये इधर माइनस P1 है, P1 हमें निकालना है, तो P1 को हम एक तरफ ले जाएं और इन सबको एक तरफ ले आए, ठीक। तो P1 को एक तरफ ले जाएं तो सपोज हम P1 को ले गए उधर, तो इक्वल टू P1 हो गया पॉजिटिव, और इस वाले टर्म को ले आए इधर, तो ये टर्म हो जाएगा इधर नेगेटिव, है ना। ये P1 को हम ले गए इधर,
और इस टर्म को ले आए इधर 12.3 माइनस ये 12.3 बाई 56.5, ये आएगा आपका मल्टीप्लाई कर ले क्रॉस में इसको, तो 12.3 माइनस P1 ऐसे कर लेते हैं अपन, 12.3 माइनस P1 ब्रैकेट में बंद किया और 56.5 इधर ले आए, तिरछा मल्टीप्लाई कर लिया ऐसा, ठीक। 12.3 माइनस P1 इंटू 56.5 इक्वल टू 12.3। अब ये 56.5 का इसमें भी मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसमें भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 12.3 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 694.95 माइनस 56.5 P1 इक्वल टू 12.3। अब ये पूरा टर्म अगर हम इधर ले जाएं, ये पूरा टर्म इधर ले आए, तो इधर ले गए बराबर के, इधर ना लिखने के बजाय हम इसको इधर लिख दें, 56.5 P1 इक्वल टू 694.95 माइनस 12.3, ठीक है। यानी जिसको नहीं समझ में आया है वो समझो हमने क्या किया है, यहाँ पर 694.95 माइनस 12.3 इक्वल टू 56.5 P1। ये P1 को हम उधर ले गए थे तो पॉजिटिव हो गया था, इसको इधर लाए थे तो माइनस हो गया। अब P1 को उस साइड ना लिख के हमने एरो के इधर ही लिख लिया है, इक्वल के इधर लिख लिया और ये हो गया। तो इसमें से ये घटाएंगे, यानी ये तो आपको समझाने के लिए लिखा है, ये यहाँ पे लिखना नहीं है, आपको सीधे सीधे ऐसे चले आना है, लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो 694 माइनस 12.3, ठीक है, आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 6 682.65, ठीक, ये आ गया 56.5 P1 इक्वल टू इतना, तो P1 इक्वल टू आ गया 682.65 अपॉन 56.5, ये आया 12.08 kPa, ये आ गया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। तो बच्चों हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, चलिए इसको करते हैं। देखिए इसमें क्या क्या दिया है और हम कैसे करेंगे इसको, ठीक है। क्या दिया है, 2 elements A and B form compounds having formula AB2 and AB4। मतलब कि 2 एलिमेंट्स हैं A और B, दोनों मिलकर के 2 कंपाउंड बनाते हैं, एक का फॉर्मूला AB2 है और दूसरे कंपाउंड का फॉर्मूला AB4 है। When dissolved in 20 gram of benzene, 1 gram of AB2 lowers the freezing point by 2.3 Kelvin। यानी जब बेंजीन में घोला जाता है, कितने में, 20 ग्राम बेंजीन में घोलते हैं, तो 1 ग्राम AB2 लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट इतना, 1 ग्राम AB2 फ्रीजिंग पॉइंट इतना कम कर देता है, 2.3 Kelvin, whereas 1 ग्राम ऑफ AB4 लोअर्स इट बाई 1.3 Kelvin। जबकि 1 ग्राम AB4 यही बॉइलिंग पॉइंट को 1.3 Kelvin कम करता है। द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज इतना। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ A एंड B। हमें A एंड B का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में डिटेल में लिखते हैं हम व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। यहाँ पर बच्चों 2 कंडीशन हैं, एक AB2 के लिए और एक AB4 के लिए। तो हम क्या करेंगे, पेज को ऐसे डिवाइड कर लेंगे, AB2 के बारे में जो भी लिखा है वो यहाँ लिखेंगे, AB4 के बारे में जो कुछ भी दिया है वो हम यहाँ लिखेंगे, टू अवॉइड कंफ्यूजन, जैसे हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक। तो AB2 के बारे में क्या क्या दिया गया है, देखिए, when dissolved in 20 gram of benzene 1 gram of AB2, यानी 20 ग्राम बेंजीन में 1 ग्राम AB2 डिसॉल्व करें
यानी W 1 ग्राम क्या है ये 1 ग्राम क्या हो गया W2 AB2 क्या है सॉल्यूट है ना, और बेंजीन सॉल्वेंट है यानी W1 हो गया आपका 20 ग्राम। ठीक, बेंजीन का नाम पता है तो आपको M1 भी पता है 78 ग्राम मोल इनवर्स, अगर ज़रूरत हो तो। सॉल्यूट का नाम पता नहीं है तो उसका मोलर मास तो हमें निकालना ही था, एटॉमिक मास निकालना है। लोअर्स द, यहाँ क्या है 1 ग्राम ऑफ AB2 लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाई 2.3। फिर से लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, मैंने कहा था फ्रीजिंग लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बाई इतना, फ्रीजिंग पॉइंट लोअर्स बाई इतना, इसका मतलब डेल TF दिया है आपको, लोअर्ड टू इतना मतलब सॉल्यूशन का दिया है, भाषा पे ध्यान देना है तो लोअर्ड बाई इतना कम हुआ मतलब डेल TF कितना हो गया 2.3 K। ठीक, और कुछ दिया है, अब ये दिया है 1 ग्राम ऑफ AB4। अब AB4 के लिए जो भी दिया है, यानी AB4 के लिए क्या दिया है W2 1 ग्राम दिया है, AB4 भी 1 ग्राम ही लिया है, और W1 दिया है क्या, नहीं दिया है। ध्यान से देखो बच्चे ये इस क्वेश्चन में बहुत अटकते हैं और यहाँ पर जाकर अटक जाते हैं, उनको ये समझ ही नहीं आता कि वो सोचते हैं कि AB2 के लिए दिया है ये सब चीज़, AB4 के लिए नहीं दिया है। बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे, अगर आपका इंग्लिश सही है, ट्रांसलेशन सही है, तो आपकी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। When dissolved in 20 ग्राम ऑफ बेंजीन 1 ग्राम AB2 ये करता है और 1 ग्राम AB4 ये करता है, मतलब उन्होंने 2 बार 20 ग्राम ऑफ बेंजीन लिखने के बजाय एक ही बार लिख दी है कि 20 ग्राम ऑफ बेंजीन में अगर AB2 1 ग्राम घोलेंगे तो इतना लोअरिंग होगी, और 20 ग्राम बेंजीन में AB4 इतना घोलेंगे तो इतनी लोअरिंग होगी। ठीक है, तो यानी दोनों का कंपैरिजन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन में कर रहे हैं। तो W1 यहाँ भी 20 ग्राम ऑफ बेंजीन है, W1 यहाँ भी 20 ग्राम ऑफ बेंजीन है, ये ध्यान से समझिए। W1 यहाँ क्या है 20 ग्राम, और M1 तो पता ही है 78, लिखने की जरूरत नहीं है। डेल TF यहाँ कितना है 1.3 K है, यहाँ 2.3 K था, यहाँ 1.3 K। अब और क्या दिया है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन यानी KF कितना दिया 5.1, KF तो KF है, ये यहाँ भी KF है, वो वहाँ भी KF है, यानी कांस्टेंट है। पूछा क्या है, पूछा है हमसे कैलकुलेट द एटॉमिक मासेस ऑफ A एंड B, यानी हमें A और B के एटॉमिक मास निकालने हैं, यानी हमारा एटॉमिक मास ऑफ A एंड B ये हमारा टारगेट है निकालने के लिए। तो सोचिए एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, लगाइए दिमाग, देखिए जरा। AB4 का मोलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से दी गई है सारी चीजें, जरा ध्यान से देखिए। और AB2 का क्या मोलर मास कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर मोलर मास दोनों का कैलकुलेट हो जाए तो हमारे पास एक रास्ता मिल जाएगा उसको निकालने के लिए। तो पहले ये सोचो क्या मोलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं AB4 का, यानी M2 निकाल सकते हैं, M2 निकाल सकते हैं। M2 के लिए हमें क्या चाहिए, डेल TF इक्वल टू KF M की जगह, यानी K को तोड़ेंगे M को तो क्या हो जाएगा W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1 डेल TF। तो हमें M2 निकालना है तो हम M2 को ले आएंगे एक तरफ, तो M2 इक्वल टू हो जाएगा KF अपॉन डेल TF इंटू W2 अपॉन W1 इंटू 1000। KF है यहाँ पर 0.51 अपॉन डेल TF है KF अपना 5.1 है ना। M2 चलिए AB2 के लिए हमें निकालना है, तो AB2 के लिए क्या है KF, AB2 का KF 0.51, KF तो दोनों में ही बराबर रहेगा, तो भी 5.1 है ना। KF हो गया 5.1 अपॉन डेल TF हो गया 2.3 इंटू W2 है आपका 1 अपॉन 20 इंटू 1000। ठीक, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा अपना एक 110.87 ग्राम मोल
इनवर्स। ठीक है, अब हम ऐसे ही MAB4 निकाल लेंगे। तो MAB4 आ गया हमारा, KF उतना ही है जितना AB2 में था, यानी 5.1, लेकिन डेल TF कितना है AB4 के लिए, ये है अपना 1.3 इंटू 1/20 इंटू 1000। ठीक है, तो 5.1 अपॉन 1.3 ये आएगा, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो याद आएगा 196.15 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, तो MAB2 और MAB4 आ गया। अब हमें A और B का एटॉमिक मास निकालना है, तो उसके लिए चलिए क्या करना है, MAB4 कितना है, यानी मोलर मास ऑफ AB4। इसमें है कितनी चीजें, एक एटम A का है और 4 एटम B के हैं, यानी एक A का एटम प्लस 4 B के एटम, और इसका मोलर मास काय के बराबर है, 196.15 के बराबर है। ठीक है, तो एक एटम और 4 B एटम 196.15 के बराबर है। इसी तरह से MAB2 में क्या है, एक A का एटम और 2 B के एटम इज इक्वल टू 110.85। ठीक, अब जैसे हम अलजेब्रा में माइनस करते हैं वैसे ही यहाँ माइनस करेंगे। तो AB4 में से अगर AB2 को माइनस करते हैं, यानी इसमें से इसको घटाएंगे, तो ये टर्म हमारा माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ और ये माइनस हुआ। ठीक, अब हम जब घटाएंगे तो A और A तो कैंसिल हो गए, A और A कैंसिल हो गए, ये आया 2B में से ये 196 में से ये 110 हटाएंगे तो ये आ जाएगा 85.28। तो B आ गया 85.28 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 42.64 U। ये ध्यान रखिए, एटॉमिक मास की यूनिट यूनिफाइड यूनिट होती है, यानी U से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटॉमिक मास इतना U है। कई बार क्या होता है, बच्चे U को इसी के साथ मिला करके लिख देते हैं, तो समझ में नहीं आता है। इसलिए आप क्या करिए, जब आपका आंसर आ जाए तो इसको ऐसे घेर दीजिए, जिससे क्लियर समझ में आए कि ये यूनिफाइड है, क्योंकि ये चार जैसा दिखता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी रखेंगे। अब हम इसी से A की यूनिट निकालेंगे, A का एटॉमिक मास निकालेंगे। तो A का एटॉमिक मास निकालने के लिए, क्योंकि हमें 2B की वैल्यू पता है, तो हम यहाँ रख दें, या B की वैल्यू हम चाहे इसमें रखें चाहे इसमें रखें, किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो हमें A का एटॉमिक मास पता चल जाएगा। मैं नीचे वाले में रख रही हूँ क्योंकि 2B की ये डायरेक्ट वैल्यू है। यहाँ पे तो कैलकुलेशन कम हो जाएगा, यहाँ पे हमें B इंटू 4 करना पड़ेगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो हम कम जहाँ कैलकुलेशन हो वहाँ प्रेफर कर लेंगे, तो उतना टाइम भी बचेगा, है ना। तो ये मिटा देते हैं, चलिए करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है A प्लस 2B इक्वल टू 110.85। A प्लस 2B की जगह हमने रख दिया 85.28, तो ये बन गया इक्वल टू 110.85। तो A इक्वल टू हो गया 110.85 माइनस 85.28। इसको घटाएंगे जब हम, ये आ जाएगा अपना 25.59 U। फिर से अगेन हमें एटॉमिक मास ऑफ A इक्वल टू इतना, तो A इक्वल टू इतना करके और फिर हमको इसको आंसर को घेर देना है, जिससे U हमारा इसके साथ अटैच्ड ना लगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।